गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। सेल बायोलॉजी में हम प्रोकैरियोटिक कोशिका का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे और उसकी फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत हमने जो सेल है उसकी जो आउटर स्ट्रक्चर है, बाह्य संरचना, जिसमें हमने अवपंक स्तर जिसे स्लाइम लेयर बोलते हैं, कैप्सूल और कोशिका भित्ति, सेल वॉल, इन सब का स्टडी कर लिया है। अब ये जो वीडियो है इसके अंतर्गत हम प्रोटोप्लाज्म का स्टडी करेंगे। प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत मैंने पहले ही बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसके प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत जो उसका सजीव द्रव होता है उसको शामिल किया जाता है। इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मीजोसोम, कोशिका द्रव्य, राइबोसोम, केंद्र का व प्लाज्मिड, ये सारी स्ट्रक्चर इसमें शामिल की जाती है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि आप जानते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों प्रकार की कोशिकाओं में होती है। यूकैरियोटिक कोशिका में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो यूकैरियोटिक कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान ही होती है लगभग, और ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। जैसे कि यूकैरियोटिक कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, लिपिड तथा प्रोटीन की, वैसे ये भी लाइपोप्रोटीन की बनी होती है और लगभग 70 एंगस्ट्रम मोटी होती है। जैसे कि कोशिका झिल्ली की जो स्ट्रक्चर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर के विभिन्न मॉडल है, उसमें से जो सबसे फेमस मॉडल है रॉबर्टसन का मॉडल, इकाई कला मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, उस मॉडल के अकॉर्डिंग ही इसकी स्ट्रक्चर होती है। कहने का मतलब इसकी टोटल मोटाई जो होगी वो 70 एंगस्ट्रम होगी यूकैरियोटिक कोशिका के समान, और इसमें 2 प्रोटीन की लेयर होगी और दोनों प्रोटीन की लेयर के बीच में एक लिपिड का द्विस्तर लेयर जो होगा वो फंसा हुआ रहेगा, उसमें अंतर्निविष्ट रहेगा, सैंडविच रहेगा। ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसकी मुख्य विशेषता होती है कि उस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी ईटीएस से रिलेटेड जो एंजाइम होते हैं और साइटोक्रोम्स होते हैं वो पाए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी ईटीएस से रिलेटेड एंजाइम और साइटोक्रोम जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया पर पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका झिल्ली पर। तो ये एक सबसे बड़ी विशेषता हो गई। चूँकि हम जानते हैं कि ये जो एंजाइम और ईटीएच जो होता है वो श्वसन क्रिया से रिलेटेड है, ऊर्जा उत्पादन से रिलेटेड है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। इसलिए प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो कोशिका कला है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको हम यूकैरियोटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के समान मान सकते हैं। ठीक है। नाउ हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही डेराइव्ड होती है, उसी से बनी हुई स्ट्रक्चर है, और वो है मीजोसोम। मीजोसोम, मध्यकाय या फैलोसोम भी बोलते हैं इसको। तो ये जो फैलोसोम होता है वो स्पेशली ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें विशेष रूप से देखा जाता है। इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कई स्थानों पर, कई जगह पर अंदर की तरफ इन्वेजिनेटेड हो जाती है, अंतर्वलित हो जाती है, और एक ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स के रूप में स्ट्रक्चर्स बनाती है। ठीक है। काफ़ी छोटी स्ट्रक्चर होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखी जा सकती है। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं स्पेशली, उनमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेटेड हो जाएगी, अंतर्वलित हो जाएगी, और कुछ पुटिकाओं और कुछ नलिकाओं यानी कुछ वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स की इकट्ठी संरचना बनाती है, और ये जो संरचना होती है इसे मीजोसोम कहते हैं। मीजोसोम की खोज सबसे पहले फीज जेम्स ने की थी 1960 में, और एडवर्ड तथा स्टीवेंस ने इसको प्लाज्मा लेमासोम नाम दिया था। ठीक है। ये जो मीजोसोम होती है इसकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें, इसका केमिकल कंपोजिशन देखें, तो टोटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान ही होता है, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही बनी हुई होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मीजोसोम क्या है। मीजोसोम एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से व्युत्पन्न स्ट्रक्चर है, उसके अंतर्वलन से बनी हुई स्ट्रक्चर है, और कुछ ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स से बनी हुई स्ट्रक्चर है। और ये हमने भी देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसकी समान मानी जाती थी, लेकिन आजकल इसको थोड़ा और ज़्यादा रूप में देखा जाता है, क्योंकि इसके कई सारे फंक्शन हैं माइटोकॉन्ड्रिया से भी अलग तरीके के। ठीक है। तो इसके क्या क्या फंक्शन है इसको हम देखते हैं। किसके फंक्शन देख रहे हैं हम? मीजोसोम या मध्यकाय के फंक्शन देख रहे हैं। तो सबसे पहला फंक्शन तो ये हो गया कि चूंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इस वाले भाग के अंतर्गत कई सारे ऐसे एंजाइम और साइटोक्रोम पाए जाते हैं जो श्वसन से रिलेटेड हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड है, इसलिए ये पहला काम इसका जो है वो ऊर्जा उत्पादन और श्वसन में होता है।
इसके अलावा मीजोसोम जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है जिन बैक्टीरिया के अंतर्गत, उनमें भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद एंडोस्पोर एक तरीके का इनका रिप्रोडक्शन डिवाइस है, तो एंडोस्पोर निर्माण में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। इसके बाद जीवाणु के अंदर जो एक तरीके का जेनेटिक मटेरियल रिकॉम्बिनेशन का प्रकार है कॉन्जुगेशन, संयुग्मन होता है। उस संयुग्मन के अंदर एक जीवाणु का जेनेटिक मटेरियल दूसरे जीवाणु में ट्रांसफर होता है। तो ग्राही जीवाणु से जब डोनर से ग्राही के अंदर जब डीएनए का खंड प्रवेश करता है तो उसमें भी ये मीजोसोम जो होता है वो अपनी भूमिका निभाता है। ये 3 मेन फंक्शन हो गए। इसके बाद में जो बैक्टीरिया का मेन डीएनए होता है वो डीएनए मध्यकाय से एक किसी बिंदु पर जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। हम जानते हैं कि जीवाणु का जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, और ये सर्कुलर डीएनए जो होता है वो किसी एक बिंदु पर मध्यकाय से जुड़ा हुआ रहता है। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है कि डीएनए का जो डुप्लीकेशन होता है, डीएनए की जो पुनरावृत्ति, उसके अंतर्गत भी मध्यकाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। इसके बाद में जीवाणु के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें रिप्रोडक्शन प्रकार है द्विविभाजन। तो जो बाइनरी फिशन वगैरह द्विविभाजन वगैरह होता है उसमें जो सेप्टम का निर्माण होगा, पट का निर्माण होगा, उसमें भी मध्यकाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। इसके बाद में चूंकि ये मध्यकाय होती है वो इन्वेजिनेटेड स्ट्रक्चर है, कुल मिलाकर के सेल मेम्ब्रेन की सरफेस को बढ़ाती है। तो सरफेस बढ़ेगी तो निश्चित रूप से जो सेल के मेम्ब्रेन के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक्टिव पैसिव जिस भी किसी भी तरीके का ट्रांसपोर्ट होता है, बाहर से पदार्थों का अंदर आना, अंदर से पदार्थों का बाहर जाना, तो ये जो ट्रांसपोर्ट होता है उस ट्रांसपोर्ट के लिए सतह भी बढ़ाता है। ठीक है। इसके बाद में कई एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट होते हैं, बाह्य कोशिकीय उत्पाद, उनका ये निर्माण भी करता है और उनका श्रावण भी करता है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण संरचना है, और इसके ये सारे कार्य जो हैं महत्वपूर्ण वो मैंने यहाँ पर डिटेल में बताए हैं। ठीक है। एक बार मैं उसको वापस रिपीट कर देता हूँ रैपिडली। तो मीजोसोम जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन का ही एक व्युत्पन्न स्ट्रक्चर होता है, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल से बना हुआ, इसका एक इन्वेजिनेटेड फॉर्म है। और ये जो होता है वो ऊर्जा उत्पादन में, प्रकाश संश्लेषण में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, एंडोस्पोर निर्माण में, इसके बाद में जेनेटिक मटेरियल की कॉन्जुगेशन जो टाइप होता है उसमें दाता से ग्राही में जेनेटिक मटेरियल या डीएनए खंड के प्रवेश में, जीवाणु का जो वलित गुणसूत्र होता है वो मध्यकाय से जुड़ा हुआ रहता है। डीएनए की जो डुप्लीकेशन होता है उसमें भी मध्यकाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाइनरी फिशन या द्विविभाजन के दौरान सेप्टम के निर्माण में भी मध्यकाय सहायता करता है। इसके बाद में सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, कोशिकीय पदार्थों का अंदर से बाहर जाना, बाहर से अंदर की तरफ आना, तो इस ट्रांसपोर्ट के अंदर सतह को बढ़ाता है, इससे ट्रांसपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी तरह से हो सके। इसके बाद में कई एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट होते हैं उनके श्रावण में, और उसके संश्लेषण में भी मीजोसोम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये तो हो गई सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और मीजोसोम की बात। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत कोशिका द्रव्य एवं राइबोसोम। तो साइटोप्लाज्म को देखते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है? कोशिका की जो मेम्ब्रेन होती है उससे परिबद्ध और जो अंदर केंद्रकाभ होता है न्यूक्लियोइड, उसके अलावा जो स्ट्रक्चर होती है उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। जैसे मान लो ये आपके प्रोकैरियोटिक सेल है और उसके बीच में ये आपका जेनेटिक मटेरियल है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जेनेटिक मटेरियल के बीच में जो ये लिक्विड फ्लूइड भरा हुआ रहता है, जिसके अंदर कुछ सेल ऑर्गेनेल्स भी रहते हैं और कुछ पार्टिकल कण वगैरह भी पाए जाते हैं इसमें। तो ये जो पदार्थ होता है इसे जीव द्रव्य कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इस साइटोप्लाज्म में मुख्य रूप से वाटर पाया जाता है 70 to 80%। इसके अलावा इसमें यूकेरियोटिक कोशिका के समान प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, खनिज लवण, इसके बाद न्यूक्लिक अम्ल, ये सब पाए जाते हैं। कुछ कोलाइडिक फॉर्म में कण भी पाए जाते हैं, जैसे वोलेटिन कण पाए जाते हैं, ग्लाइकोजन के कण पाए जाते हैं, पॉलीमेटोफॉस्फेट कण पाए जाते हैं, ऐसे कई सारे इसमें कण भी पाए जाते हैं। ठीक है। तो कुल मिलाकर के कोशिका द्रव्य क्या होता है? वो कोशिका झिल्ली तथा केंद्रकाभ के बीच में पाए जाने वाला सजीव द्रव्य है। ठीक है। और भौतिक और रासायनिक रूप से ये यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले सजीव द्रव्य के समान ही होता है। लेकिन इसके अंदर जो कोशिकांग होते हैं, जैसे कि हमने देखा था यूकेरियोटिक कोशिका के अंतर्गत कई प्रकार की दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं, वो कोशिकांग इसमें नहीं होते हैं।
ठीक है। यहाँ तक कि इसमें रिक्तिकाएँ भी नहीं होती हैं। प्रोटोप्लाज्मिक जो स्ट्रीमिंग होती है, जीव द्रव्य का जो प्रवाह होता है वो भी इसमें नहीं पाया जाता है, जबकि ये दोनों चीज़ें यूकेरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, रिक्तिकाएँ और जीव द्रव्य प्रवाह पाया जाता है। इसके अलावा जो कोशिकांग होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सब भी इसमें नहीं पाए जाते, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। इसमें मेन रूप से दो प्रकार के सेल ऑर्गेनल्स ही पाए जाते हैं, एक तो राइबोसोम पाया जाता है और जो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं उसमें क्रोमेटोफोर पाया जाता है। कौन कौन से दो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं? एक राइबोसोम और जो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं उसमें क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं। ठीक है। जीवाणु कोशिका द्रव्य में कुछ संचय प्रकार के कण भी पाए जाते हैं, कार्बनिक होते हैं, जो ऊर्जा उत्पादन से संबंधित होते हैं, जो भोजन या भोजन के संचय से संबंधित होते हैं। तो ये कण कौन कौन से हैं इनको हम देख लेते हैं। एक होते हैं वोलेटिन कण, फेमस कणों में से है वोलेटिन कण, पॉलीमेटोफॉस्फेट। ये जो कण होते हैं वो फास्फेट मूलक होते हैं, फास्फेट प्रदान करने वाले होते हैं और ऊर्जा उत्पादन से संबंधित होते हैं, पॉलीमेटोफॉस्फेट और वोलेटिन कण। ठीक है। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी कि कोशिका द्रव्य जो होता है वो यूकेरियोटिक कोशिका की कोशिका द्रव्य के समान ही प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड वगैरह, न्यूक्लिक अम्ल, इन सभी पदार्थों से मिलकर के बना हुआ होता है। इसमें मोस्टली जो होता है 70 to 85% वाटर पाया जाता है। मेन रूप से इसमें देखा जाए तो सेल ऑर्गेनल्स इसमें नहीं होते, केवल दो ही प्रकार के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, एक तो राइबोसोम, दूसरा जो प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवाणु होते हैं उसमें क्रोमेटोफोर पाया जाता है। इसमें रिक्तिकाएँ नहीं पाई जाती, प्रोटोप्लाज्मिक फ्लो जो होता है, स्ट्रीमिंग होता है, वो भी नहीं पाया जाता है। और कुछ कार्बनिक कण पाए जाते हैं जो ऊर्जा उत्पादन से संबंधित होते हैं, भोजन संचय से संबंधित होते हैं, जैसे पॉलीमेटोफॉस्फेट होता है, वोलेटिन कण होता है, ये ऊर्जा उत्पादन और फॉस्फेट मूलक कण होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट इसमें जो कण पाया जाता है वो होता है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। ये जो होते हैं वो ऊर्जा संचय से संबंधित होते हैं, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। इसके बाद में पॉलीग्लूकैन पाए जाते हैं। पॉलीग्लूकैन जो ग्रैन्यूल्स या कण होते हैं वो जंतुओं के अंदर जो ग्लाइकोजन होता है ऊर्जा संचय में, अब हम जानते हैं कि पादपों में भोजन का जो संग्रह होता है वो स्टार्च के रूप में होता है, जंतुओं में भोजन का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो ये ग्लाइकोजन के समान ही भोजन संचयी कण होते हैं, साकित अणु होते हैं और प्राणियों में पाए जाने वाले ग्लाइकोजन से मिलते जुलते होते हैं। ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट है राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों प्रकार की सेल में पाया जाता है। फर्क है फिर भी इन दोनों में। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें जो राइबोसोम होते हैं उसका अवसादी गुणांक 70s होता है, जबकि हम जानते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले राइबोसोम का अवसादी गुणांक 80s होता है। ठीक है। इसका अवसादी गुणांक कितना होता है? 70s। ठीक है। स्वेडबर्ग स्थिरांक होता है ये 70s। इसका अवसादन गुणांक है ये 70s। ठीक है। ये 70s जो राइबोसोम होता है वो पुनः फिर कुछ इकाइयों में बटा होता है, दो इकाइयों में, एक होता है 50s और दूसरी होती है 30s। ओके। 70s राइबोसोम की दो उप इकाइयाँ कौन कौन सी हो गई? एक 50s और दूसरी 30s। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो 80s होता है उसकी दो उप इकाइयाँ कौन कौन सी होती है? 60s और 40s। तो इस प्रकार से राइबोसोम जो होता है वो दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम होता है वो 70s प्रकार का होता है और इसकी जो दो उप इकाइयाँ होती है वो 50s और 30s होती है। और लगभग 30% भाग जो होता है वो कोशिका में राइबोसोम होता है। कोई 10,000 से भी ज़्यादा राइबोसोम पाए जाते हैं एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में। जनरली राइबोसोम जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप में होते हैं। जब प्रोटीन संश्लेषण होता है तब वो इकट्ठे होते हैं, मैग्नीशियम आयन के द्वारा आपस में जुड़ते हैं, mRNA के द्वारा आपस में जुड़ते हैं, पॉलीराइबोसोम बनाते हैं। ठीक है। और प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं, जैसा कि यूकैरियोटिक कोशिका में भी राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। इनको सेल इंजन भी कहते हैं। फर्क ये होता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इसलिए राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपके होते हैं। लेकिन यहाँ पर नहीं होने की वजह से यहाँ पर राइबोसोम जो होंगे वो फ्री होंगे, कोशिका द्रव्य में पड़े हुए होंगे और जब प्रोटीन संश्लेषण होगा तब ये आपस में एक श्रृंखला के रूप में mRNA और मैग्नीशियम आयन के थ्रू जुड़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो होती है जीव द्रव्य में पाई जाने वाली वो है क्रोमेटोफोर। प्रोकैरियोटिक कोशिका की जीव द्रव्य में पाई जाने वाली अगली संरचना है क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर जो स्ट्रक्चर होती है वो सभी जीवाणु कोशिका में नहीं होती। ये संरचना स्वपोषी या प्रकाश संश्लेषी जो जीवाणु होते हैं उनमें पाई जाती है। कहने का मतलब ये संरचना प्रकाश संश्लेषण अर्थात भोजन निर्माण से संबंधित होती है।
जैसे कि पादपों में हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट करता है, लेकिन इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। इनमें क्लोरोप्लास्ट से थोड़ी कम संरचना पाई जाती है, मतलब क्लोरोप्लास्ट एक सुगठित संरचना होती है, तो उससे कम सुगठित संरचना जिसमें पटलिका यानी कि थाइलोकॉइड जो होती है वो कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई रहती है। तो ये जो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु हैं उसमें जो ये थाइलेकोइड्स होते हैं, प्लेट पटलिकाएँ होती हैं, वो जो कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई पाई जाती है, उसी को हम क्रोमेटोफोर कहते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इसमें नहीं पाया जाता, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्लोरोप्लास्ट की जगह कम सुगठित संरचनाएं थाइलोकोइड्स होती हैं, ये पटलिकाएँ होती हैं जो कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई रहती हैं, जिसे क्रोमेटोफोर कहते हैं, जिसमें वर्ण की लवक पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनमें जो वर्ण की लवक होते हैं थाइलोकोइड्स पर, वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडी। ये दो प्रकार की वर्ण की लवक पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, पिगमेंट्स पाए जाते हैं किसमें, थाइलोकोइड्स में या क्रोमेटोफोर पर, और ये दोनों वर्णक ही प्रकाश संश्लेषण के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं बैक्टीरिया में। ठीक है, उदाहरण के रूप में देखें कुछ बैक्टीरिया जैसे रोडोस्पाइरिलम, क्रोमेटियम, क्लोरोबियम, ये मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषी जीवाणु हैं और इनमें ये थाइलोकोइड्स या क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं, जिसपे बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडीन जैसे वर्ण की लवक या पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं। एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है जो आपको समझ में आनी चाहिए, याद रखनी है आपको, कि जीवाणु में जो प्रकाश संश्लेषण होता है उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हाइड्रोजन दाता के रूप में जल के स्थान पर हाइड्रोजन सल्फाइड प्रयुक्त होता है। हाइड्रोजन की जो आवश्यकता होती है उस हाइड्रोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जल, जो पादप होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण में जल हाइड्रोजन प्रदान करता है, और यहाँ पर जल की दाता के रूप में हाइड्रोजन के दाता के रूप में जल के स्थान पर हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। इसी वजह से जीवाणुओं की प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती या ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है ना, वैसे जीवाणुओं के प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन नहीं निकलती। ये अच्छी तरह से याद रखना है आपको। क्यों नहीं निकलती? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन दाता के रूप में जल के स्थान पर हाइड्रोजन सल्फाइड प्रयुक्त होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड में ऑक्सीजन नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रोकैरियोटिक सेल के प्रोटोप्लाज्म में पाए जाने वाले विभिन्न स्ट्रक्चर को देखा है। नेक्स्ट पॉइंट में हम नेक्स्ट वीडियो में अगली संरचनाएं देखेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।